9th standard history, 7th chapter, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फर्स्ट MCQs है, ऑप्शन दिया है, आंसर लिखना है। डैश वॉज नेम एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, तो आंसर इज डॉक्टर होमी बाबा। सेकेंड, डैश वॉज द फर्स्ट कंप्लीट इंडिजिनियस कम्युनिकेशन सैटेलाइट मेड बाय ISRO, तो एप्पल। ये एप्पल वो नहीं है, ठीक है। इंडिया ने जो पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था वो उसका नाम रखा था एप्पल, असल में उसका फुल फॉर्म कुछ और है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पैर। पृथ्वी, सरफेस टू सरफेस। देखो मिसाइल के नाम दिए हैं, मिसाइल्स के पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग, ये चार इंडिया के जो फेमस मिसाइल्स है उसके नाम दिए हैं। तो इसमें जो सेकंड पैर रॉन्ग दिया है, अग्नि। अग्नि के बारे में लिखा है कि वो सरफेस टू अंडर वाटर काम आता है, यानी सरफेस से टारगेट करते हैं और अंडर वाटर की चीज़ों को उससे टारगेट करते हैं, तो वो रॉन्ग दिया है, रॉन्ग पैर है। नेक्स्ट, कंप्लीट द ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन। सो ये फ्लो चार्ट है, इसको कॉन्सेप्ट मैप भी कहते हैं। नेम ऑफ इंडियन सेटेलाइट, तो 4 इंडियन सेटेलाइट के नाम लिखने हैं, तो यहाँ पे दिया आर्यभट्टा, भास्कर 1, एप्पल और इनसेट। इसके अलावा भी कोई और नाम है जो भी है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट, प्लेसेस वे ऑयल एंड गैस रिजर्व्स वे फाउंड। इंडिया में ऑयल और गैस के रिजर्व्स जहाँ जहाँ पाए गए उन जगहों का नाम लिखना है, ठीक है। सो देखो गुजरात में पाया गया है, अंकलेश्वर में। गुजरात में और एक जगह पे पाया जाता है गल्फ ऑफ खंभात में। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई में पाया गया है और आसाम में डिगबॉय में। ऑलराइट, गैस और ऑयल के जो रिजर्व्स है, यानी ज़मीन से जो गैसेस और ऑयल्स मिल रहे हैं इंडिया में, तो गुजरात में 2 जगह पर। इसके अलावा और भी है, गुजरात में कलोल में भी पाया जाता है, और महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई और आसाम में डिगबॉय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। स्पेस रिसर्च। स्पेस रिसर्च इज एक्सप्लोर। देखो स्पेस रिसर्च मतलब स्पेस की छानबीन, खोज करना। स्पेस मतलब अर्थ के बाहर जो एटमॉस्फेयर है, हम लोग अर्थ से बाहर जाएंगे तो 9 प्लैनेट्स, ठीक है, हमारा मिल्की वे, तो ऑल दिस इज स्पेस। तो स्पेस की जो छानबीन करना है उसको कहते हैं स्पेस रिसर्च। स्पेस रिसर्च इज टू एक्सप्लोर स्पेस। देखो स्पेस रिसर्च मतलब क्या, स्पेस को देखना, स्पेस को एक्सप्लोर करना, स्पेस को जाके चेक करना, ठीक है। एंड टू स्टडी द अर्थ विद स्पेस टेक्नोलॉजी, और स्पेस की टेक्नोलॉजी से अर्थ की स्टडीज़ करना। द स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ रॉकेट्स एंड द सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम द अर्थ स्टेशन। अब इसमें रॉकेट्स और सैटेलाइट भी काउंट होती है जो अर्थ से लॉन्च की गई है, जो अर्थ से ISRO, नासा और रशिया ने भी और बहुत सारे देशों ने जो जो स्पेस सेंटर बनाकर उन्होंने लॉन्च किए, तो दैट ऑल्सो इज काउंटेड अंडर दिस। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO अंडरटेक्स द वर्क ऑफ स्पेस रिसर्च इन इंडिया। इंडिया में स्पेस रिसर्च का काम कौन करता है? ISRO। ISRO का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, टेलेक्स सर्विस। देखो जब से मोबाइल इंटरनेट आ गया है, व्हाट्सअप आ गया, ये टेलेक्स सर्विस बहुत कम हो गई। पहले टेलेक्स सर्विस चलती थी। टेलेक्स सर्विस मतलब एक साइड से मैसेज टाइप होता था तो दूसरे साइड पे वो पहुंच जाता, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, फैक्स आया, फिर इंटरनेट जब से मार्केट में आया है तो टेलेक्स सर्विस और ये सब का पूछना, मतलब ये सब का वैल्यू डिक्लाइन हो गया। सो टेलेक्स सर्विस क्या है? Telex service implies a transmission of typed message from one part of the country to another rapidly through telex machine. Telex machine के थ्रू एक पार्ट से दूसरे पार्ट के, देश के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में टाइप मैसेज पहुंच जाएंगे, जैसे हमारा मैसेज पहुंचता है वैसे ही। लेकिन पहले एक मशीन होती थी, उस पर टाइपिंग की जाती थी और दूसरे साइड पे उसका रिसीव होता था, ठीक है। यहाँ पे जो टाइप होता था दूसरे साइड पे, देश के दूसरे साइड पे मशीन जहाँ भी इंस्टॉल्ड है वहाँ पर वो मैसेज टाइप होगा। बट जब से इंटरनेट और कंप्यूटर और मोबाइल्स आए हैं, टेलेक्स मशीन
का वैल्यू एकदम ख़त्म हो गया है, मतलब ड्रॉप हो गया, डिक्लाइन हो गया है। टेलिक्स तो टेलिक्स सर्विस क्या है? एम्प्लाइज ट्रांसमिशन ऑफ टाइप मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर रैपिडली टू telex machine. The Department of Telecommunication under the Ministry of Communication launched the telex service in India in 1963. डेट याद रखो, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट उस ने इंडिया की जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री उसके अंडर में टेलिक्स सर्विस लॉन्च की थी। कब? 1963 में, यानी लगभग 50-60 साल पहले। The telex service in Devanagari script was started in 1969 और देवनागरी में टेलिक्स ये स्क्रिप्ट कब स्टार्ट हुई? 1969। However, with the emergence of internet service in 1990 के बाद जब इंटरनेट सर्विस आई, the significance of telex service has declined। उसके बाद से टेलिक्स सर्विस का इम्पोर्टेंस यानी सिग्निफिकेंस ख़त्म हो गया, कम हो गया। ऑलराइट, देखो 1963 में इंडिया में टेलिक्स सर्विस स्टार्ट हुई, तब से लेके 1990 तक टेलिक्स सर्विस का बहुत डिमांड था। लेकिन 1990 के बाद जब इंटरनेट आया, जब कंप्यूटर्स आ गए, मोबाइल्स आ गए, ठीक है, तो टेलिक्स सर्विस का वैल्यू ख़त्म। क्योंकि जब इंटरनेट आया तो लोग ईमेल्स करने लगे, यानी जीमेल, हॉटमेल, ये सब बहुत हिट हो गया। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ रीज़न। गिव रीज़न है, मतलब टॉप सेंटेंस को एक्सप्लेन करना है विथ रीज़न। पंडित नेहरू एस्टैब्लिश द एटॉमिक एनर्जी कमीशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, इन्होंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन डेवलप किया। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू वांटेड टू नर्चर अ साइंटिफिक टेम्पर। इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, नाम क्या है? पंडित नेहरू, ठीक है। इन्होंने साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने के लिए, यानी कि लोगों के अंदर साइंस की उत्सुकता बढ़ाने के लिए, लोगों के अंदर साइंस को नर्चर, देखो नर्चर मतलब पालन पोषण, यानी साइंस के टेम्पर मतलब थिंकिंग, सोच, एटीट्यूड, ठीक है। तो साइंटिफिक एटीट्यूड बढ़ाने के लिए लोगों के अंदर ये चाहते थे। कौन? पंडित नेहरू। देखो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होगा तो साइंस और टेक्नोलॉजी में देश आगे बढ़ेगा। साइंस और टेक्नोलॉजी में देश आगे बढ़ेगा तो ये रियल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सो ही वांटेड टू ब्रिंग अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन बाय मेकिंग यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो देश की आर्थिक विकास करना चाहते थे, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते थे। इकोनॉमिक मतलब रिच बनाना, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब देश का मान सम्मान, ठीक है, देश की आमदनी, ये सब बढ़ाना है साइंस और टेक्नोलॉजी से। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय एटॉमिक एनर्जी। फिर उनका और क्या सोचना था कि एटॉमिक एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाए। डेवलप नैनो टेक्नोलॉजी। इसके अलावा नैनो मतलब बारीक टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे। इंक्रीज द यील्ड ऑफ फूड ग्रेन, और देश में खेती यानी अनाज की जो ग्रोथ हो साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से बढ़ जाए। साइंस और टेक्नोलॉजी से अनाज की पैदावार बढ़ जाए, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, ठीक है। देखो पहले लोग बोलते ना, वो बैल से हल चलाते थे, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से अभी ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले लोग खेतों में खाद डालते थे, खाद में उनका जो भी है गोबर एक्सेट्रा, काऊ डंग एक्सेट्रा यूज़ करते थे। बट अभी लोग क्या करते हैं? केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। पहले नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ करते थे, नेचुरल फर्टिलाइज़र मतलब नेचुरल खाद। अभी तो ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी से केमिकल फर्टिलाइज़र आए, ट्रैक्टर्स आया, सो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, यानी खेती का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट, गिव रीज़न। इंडिया डिसाइडेड टू कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट। इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करना का सोच लिया, ठान लिया, ठीक है। देखो जब चाइना ने एटॉमिक यानी न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया और पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा था न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब हथियाने की, ठीक है,
तो उस वक्त इंडिया को कोई न्यूक्लियर वेपन देने नहीं तैयार था। तो इंडिया ने अपने दम पर, अपने बल पर, अपने बलबूते पर खुद का न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब बनाया किसी के बिना हेल्प के। ऑलराइट, सो ये एक बड़ा अचीवमेंट था। और फिर सबको दिखाना भी है कि हमारे पास भी न्यूक्लियर एटम बॉम्ब है, हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। ठीक है, तो इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करने का डिसाइड किया। लेट्स सी, चाइना हैड एक्वायर्ड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। चाइना ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, यानी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक्वायर कर लिया। पाकिस्तान वॉज मेकिंग डेस्परेट एफर्ट्स टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन विद द हेल्प ऑफ चाइना। और पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा था न्यूक्लियर वेपन बनाने की चाइना की मदद से। नेक्स्ट, टू यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस एंड एक्वायर सेल्फ सफिशिएंसी व्हाट्स इट्स ऑब्जेक्टिव। और इंडिया क्या चाहता था कि न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया के पास भी हो और उसको शांतिपूर्वक, शांति को बनाए रखने के लिए, शांतिपूर्वक बैलेंस रखने के लिए ये इंडिया का मकसद था। सेल्फ सफिशिएंसी मतलब देखो दो मकसद, एक तो शांति बनाए रखना, अगर उनके पास वो हथियार है तो हमारे पास भी डिफेंस के लिए होने चाहिए, है ना। और सेल्फ सफिशिएंसी मतलब आत्मनिर्भरता, ठीक है, कि हम आत्मनिर्भर है और हम अपना बोलते हैं ना, हम अपनी ज़रूरत हम पूरी कर सकते खुद, ये मकसद था। टू डिफेंड द कंट्री अगेंस्ट द हॉस्टाइल नेबर, और अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, हॉस्टाइल यानी ऐसे डेंजरस, ऐसे बोलते हैं ना ख़तरनाक पड़ोसियों से। इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ है चाइना और पाकिस्तान, ऐसे ख़तरनाक पड़ोसी मुल्क से अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए इंडिया ने डिसाइड किया कि इंडिया भी न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, तो इंडिया ने भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया और उसका टेस्टिंग की। यूएसए इम्पोज्ड इकोनॉमिक सैंक्शन ऑन इंडिया। यूएसए ने इकोनॉमिक सैंक्शन इंडिया पे लगाया। देखो इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, एक बार उसको टेस्ट किया, ठीक है, फिर से इंडिया ने सेकेंड टेस्टिंग भी की 1998 में। तब अमेरिका को थोड़ा खटकने लगा, यूएसए को थोड़ा सा खटकने मीन्स थोड़ा सा जाहिर सी बात है, कोई डेवलपिंग कंट्री प्रोग्रेस कर रही है तो जो डेवलप कंट्री उनको बुरा लग रहा है। तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम थी, इन लोगों को तकलीफ़ हो रही थी कि इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन कैसे बना लिया। तो यूएसए ने पिन मारना शुरू किया, समझ सकते हो पिन मारना मतलब सताना। क्या हुआ, ऑन 11 May 1998 इंडिया कैरिड आउट इट्स सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट टू प्रूव इट्स न्यूक्लियर प्रिपेयर्डनेस। 11 मई 1998 को इंडिया ने सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया, अपना न्यूक्लियर प्रिपेयर्डनेस, कि हम लोग भी न्यूक्लियर वेपन्स बना चुके हैं, ये दिखाने के लिए। ये सेकेंड टेस्टिंग थी। फर्स्ट टेस्टिंग तो इससे कई साल पहले यानी 15-20 साल पहले हुई थी, 19 समथिंग, देखते आगे डेट आएगा। इंडिया एक्वायर्ड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एंड डेवलप्ड अ मिसाइल प्रोग्राम। इंडिया ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बना ली, ठीक है, इंडिया ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक्वायर कर ली और खुद के मिसाइल बनाए, ठीक है। इंडिया जॉइन द रैंक ऑफ न्यूक्लियर पावर। इंडिया न्यूक्लियर पावर की लाइन श्रेणी में आ गया, मतलब जो जो देशों के पास न्यूक्लियर पावर है उसमें इंडिया का, वो लिस्ट में इंडिया का भी नाम आ गया। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एश्योर्ड दैट देयर वुड बी नो फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन बाय इंडिया। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने ये आश्वासन दिया, आश्वासन मतलब ये एश्योर्ड किया, ये प्रॉमिस किया कि इंडिया कभी भी पहला न्यूक्लियर वेपन नहीं चलाएगा। मतलब अगर सामने किसी ने न्यूक्लियर वेपन यूज़ किया तो ही इंडिया यूज़ करेगा, वरना इंडिया अपनी तरफ से न्यूक्लियर वेपन की शुरुआत नहीं करेगा। हाउएवर टू हाल्ट इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, फिर भी रोकने के लिए, हाल्ट मीन स्टॉप, हाल्ट मीन स्टॉप, इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक लगाने के लिए यूएसए इम्पोज्ड इकोनॉमिक सैंक्शन ऑन इंडिया। यूएसए ने इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल, पैसे से रिलेटेड, तो यूएसए ने उस इंडिया पर
फाइनेंशियल इकोनॉमिक सेक्शन लगाया, सेंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट 25 to 30 words, आंसर इन 25 to 30। राइट अबाउट पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट। देखो ये पहला न्यूक्लियर टेस्ट था पोखरान का, ये कब हुआ था 1974, ठीक है। और ये सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट है जो 1998 में हुआ है, 11th में 1998, ये सेकेंड था, मतलब बहुत 15-20 लगभग 14-15 साल के बाद हुआ है, ठीक है। और ये जो है ये फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट है, तो ये बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि ये फर्स्ट है। सो ये टाइम पे कौन लीडर थे, लेट्स सी। पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट, इंडिया सक्सेसफुली कैरिड आउट द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरान इन राजस्थान ऑन 18 मई 1974। पहला न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने सक्सेसफुली किया, सक्सेसफुली, ठीक है, मतलब कामयाबी मिली इंडिया को फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट में, जो राजस्थान के पोखरान इलाके में किया गया था 18 मई को 1974 ईयर। डॉक्टर होमी सिथना, द चेयरमैन ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एंड डॉक्टर राजा रामन्ना, द डायरेक्टर ऑफ बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, प्लेड मेजर रोल इन न्यूक्लियर टेस्ट। तो ये दो महान लोगों का उसमें नाम था, एक है डॉक्टर होमी सेतना और दूसरे हैं डॉक्टर राजा रमन्ना। ये दोनों का एटॉमिक, एक चेयरमैन थे इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के और एक भाभा एटॉमिक एनर्जी सेंटर के डायरेक्टर है। ये दोनों का न्यूक्लियर टेस्ट में मुख्य किरदार है। It was carried out for peaceful purpose and for attaining self sufficiency। ये टेस्ट का सिर्फ एक ही मकसद था, क्या, कि ये हम जो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहे हैं और हम जो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं ये सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए, पीसफुल पर्पस मतलब शांतिपूर्वक या शांति बनाए रखने के लिए, ठीक है। खाली दिखाना है हमें कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, वरना दुश्मन हमें कमज़ोर समझेंगे, ठीक है। यानी जो हमारे हॉस्टाइल नेबर्स है उनके पास न्यूक्लियर वेपन है और अगर हमने ये टेस्टिंग करके उनको बताया नहीं कि हमारे पास भी न्यूक्लियर, तो हमें वो कमज़ोर समझेंगे, ठीक है। सो पीसफुल, शांतिपूर्वक तरीके से किया गया और शांतिपूर्वक शांति बनाए रखने के लिए किया गया। और सेल्फ सफिशिएंसी मतलब आत्मसम्मान, क्या कहते हैं उसको, जैसे खुद का, हम खुद का कर लेंगे, जैसे हम हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। तो सेल्फ सफिशिएंसी, खुद के लिए खुद काफ़ी है, ठीक है, इनाफ है। द साइट ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट वॉज फार अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट एंड विथ नो ग्राउंड वाटर रिजर्व। जहाँ पर ये टेस्टिंग की गई थी वहाँ पे दूर दूर तक इंसानों का बसेरा नहीं था। मतलब ये न्यूक्लियर टेस्टिंग पोखरान में ऐसी जगह पे की गई थी जहाँ पे मतलब इंसानों के बसेरे से काफ़ी दूर की गई थी। इंसान या वाइल्ड लाइफ, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ कम या नहीं थे, और वहाँ पे कोई पानी का भी सोर्स नहीं था, ठीक है। ग्राउंड वाटर रिजर्व्स यानी पानी, ज़मीन के अंदर जो पानी जमा होता है वो भी वहाँ पर दूर दूर तक नहीं था। इसकी जांच पड़ताल की गई, उसके बाद ये टेस्ट किया गया। ऑन 11 मई 1998 द सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट वॉज कैरिड आउट एट पोखरान। और फिर 11 मई को, जैसा हमने पहले पढ़ा, 1998 में दूसरा टेस्ट हुआ, लेकिन पहला टेस्ट ही बड़ा अचीवमेंट था। सेकेंड टेस्ट तो चलो फर्स्ट हुआ तो सेकेंड हो गई, लेकिन सेकेंड टेस्ट करने पर अमेरिका यानी यूएसए ने क्या लगा इंडिया पे, इकोनॉमिक सैंक्शन। मुझे थोड़ा कोल्ड है, इसके लिए मैं थोड़ा सा रीड नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मुझे थोड़ा ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट, फॉर विच सेक्टर वॉज भास्कर 1 सैटेलाइट एक्सपेक्टेड टू बी यूजफुल। भास्कर 1 सैटेलाइट जो इंडिया ने लॉन्च की, इसका क्या काम था, ठीक है। भास्कर 1 वॉज अ रिमोट सेंसिंग एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम सोवियत यूनियन इन 1979। भास्कर 1 एक रिमोट एरिया को सेंस करने वाली, रिमोट मतलब जंगल एरिया, गांव देहात, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च थी, ठीक है, जो कहाँ से लॉन्च हुई, सोवियत यूनियन से, 1979।
It was useful for India's development and it would provide information regarding water body, mineral deposit and helps for forecasting weather. ये इंडिया का एक डेवलपमेंट था, मतलब इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए एक बोलते हैं ना इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट था देश के विकास के लिए, क्योंकि इसके थ्रू हमें क्या क्या पता चलेगा कि देश में कहाँ कहाँ पानी के स्रोत है यानी सोर्सेस है, ठीक है, वाटर बॉडीज़ कहाँ कहाँ नदियाँ हैं, कौन सी नदी कहाँ है, कितनी बड़ी है, कितनी चौड़ी है, कौन से तालाब कहाँ कहाँ है, तालाब, नदी, अंडरग्राउंड वाटर, ये सारी चीज़ें पता चलती है सैटेलाइट के थ्रू। फिर कहाँ कहाँ मिनरल के डिपॉजिट है, कहाँ कहाँ खदाने, मतलब कहाँ कहाँ ज़मीन के अंदर सोना, चांदी, लोखंड, लोहा, जर्मन एक्सेट्रा जो भी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिंक, कॉपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मिनरल डिपॉजिट कहाँ कहाँ है। इसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग मतलब वातावरण, ठीक है, मौसम की जानकारी लेने के लिए भी ये सैटेलाइट यूज़ होता है, ठीक है। ये जो भास्कर 1 है इसका कहाँ कहाँ यूज़ है, पानी के कहाँ कौन से वाटर बॉडीज़ है, पानी के कौन से स्रोत है, सोर्सेज है, मिनरल डिपॉजिट, ज़मीन के अंदर कहाँ कहाँ मिनरल का डिपोजिशन है, इसके अलावा मौसम की जानकारी। द फोटोग्राफ टेकन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी अबाउट द बॉल ऑफ अर्थ, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट वे इम्पॉर्टेंट। ये सैटेलाइट की मदद से पृथ्वी के जो तस्वीरें ली गई, फ़ोटोज़ ली गए अर्थ के, ठीक है, ये एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट, ये सब जगह पे इसका उपयोग हुआ। इट विल बी यूज़फुल फॉर ओशियनोग्राफी। इसके अलावा समुद्र का, ओशियनोग्राफी मतलब समुद्री तट कहाँ से कहाँ तक है, समुद्री तट, कोस्टल एरिया, समुद्र कहाँ से कहाँ तक फैला है, इसके बारे में भी ये सैटेलाइट से बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। राइट इन ब्रीफ, नेक्स्ट ब्रीफ आंसर। विच ऑफ एवरीडे सर्विस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। सैटेलाइट की मदद से हमारे जो रोज की कौन सी चीज़ें सैटेलाइट की मदद पे काम करती है, सैटेलाइट पर हमारी कौन सी चीज़ें निर्भर है, ठीक है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पे कौन सी हमारी दिन बोलते हैं ना रेगुलर डेज की, रोज़ाना की। द फॉलोइंग सर्विस आर इन्फ्लुएंस, तो ये सारी चीज़ें प्रभावित है जो दिए नीचे। पहला है टेलीविज़न, हमारा जो टीवी है, जो दूरदर्शन है और दूसरे जो भी केबल के चैनल्स है, ये सब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पे चलते हैं, ठीक है। टेलीकास्ट दिया प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, दूरदर्शन एंड अदर चैनल्स टेलीकास्ट दिया प्रोग्राम्स विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। तो दूरदर्शन और जितने भी दूसरे चैनल है ये अपना प्रोग्राम सैटेलाइट की मदद से ही टेलीकास्ट करते हैं। मोबाइल ऑपरेट्स विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं ये भी सैटेलाइट की मदद से ही चलते हैं। इंटरनेट भी सैटेलाइट की मदद पे ही, सैटेलाइट पर ही निर्भर है। रेडियो 207 आकाशवाणी और रेडियो स्टेशन आर कनेक्टेड बाय इनसेट 1B। ये सब जो रेडियो स्टेशन है, आकाशवाणी है, ये सब किससे कनेक्टेड है, इनसेट सैटेलाइट का नाम है, इनसेट 1B सैटेलाइट का नाम है, ठीक है, इनसेट INSAT इंडियन सैटेलाइट का नाम है। कंप्यूटर एंड इंटरनेट सर्विस, जैसे आर्यभट्टा एक सैटेलाइट का नाम है, एप्पल एक सैटेलाइट का नाम है, ये सब नाम है। मंगलयान, जो भी चंद्रयान, इनसेट, ये सारे सैटेलाइट के नाम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर एंड इंटरनेट सर्विस आर लिंक विद दी सैटेलाइट। इसके अलावा जो कंप्यूटर की सर्विस है, इंटरनेट सर्विस है, वो सब सैटेलाइट से लिंक्ड है, ऑलराइट। सो ये इनसेट याद रखो, ये नाम है सैटेलाइट का। आर्यभट्टा सैटेलाइट का नाम है, भास्कर 1 सैटेलाइट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कॉल्ड द मिसाइल मैन। अब ये इंडिया के एक फेमस साइंटिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और कुछ साल पहले ही इनका स्वर्गवास हुआ है, ठीक है। फेमस पर्सनालिटी विथ अ लॉट ऑफ अचीवमेंट, देश के लिए बहुत सारा इन्होंने योगदान दिया है, मतलब बहुत सारा इनका कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम,
Dr. APJ Abdul Kalam was the head of India's Defense Research and Development Organization DRDO. ये हेड थे, हेड पर्सन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO. इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम was conceived by and was carried out under his leadership. और जितने भी मिसाइल्स के प्रोग्राम थे वो इनके अंडर में ही करे गए, मतलब ये जो साइंटिस्ट हैं इनके अंडर में ही सारे मिसाइल्स बनाए गए. तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, IGMDP वॉज कंसीव्ड, मतलब इनके ऑर्डर पे या इनके अंडर में, कंसीव्ड बाय एंड वॉज कैरिड आउट अंडर हिज लीडरशिप, उनकी देख रेख में था. द मिसाइल पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग वेर डेवलप्ड अंडर हिज गाइडेंस. और ये जो मिसाइल्स है पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग, ये सब इनके गाइडेंस में ही बना है. मतलब इनके गाइडेंस मीन्स देखो, जो हेड पर्सन रहेगा वो गाइड करेगा, मतलब वो सिखाएगा. जो टीचर्स है वो गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, वैसे ही इनके गाइडेंस में, मतलब इनके देख रेख में बना. कौन से मिसाइल्स? पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग. नग भी प्रोनाउंस कर सकते हो नाग को. ओविंग टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल्स, क्योंकि इनका ये योगदान है मिसाइल्स में, तो इनको मिसाइल मैन का खिताब दिया गया है. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज कॉल्ड दी मिसाइल मैन, तो इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है इंडिया में. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है. नेक्स्ट, हाउ वन कैन डू कंप्यूटराइज रिजर्वेशन ऑफ रेल सर्विस, रेल ट्रेवल, ठीक है. अभी बहुत सारे लोग, ये एक इंफॉर्मेशन टाइप क्वेश्चन दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग को पता ही नहीं है कि नेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू या घर पे बैठे कंप्यूटर के थ्रू आप रेल की टिकट रिज़र्व कर सकते हो. यानी आपको रिजर्वेशन के लिए हेड ऑफिस या रेलवे ऑफिस या रेलवे स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं. आप अपने घर पे बैठ कर कंप्यूटर से रेल की रिजर्वेशन कर सकते हो. द सर्विस ऑफ कंप्यूटराइज रिजर्वेशन फॉर रेल ट्रैवल वॉज लॉन्च इन न्यू दिल्ली इन 1984. तो कंप्यूटर के थ्रू जो ट्रेन रेल का रिजर्वेशन है, ठीक है, ये लॉन्च हुआ था दिल्ली में 1984 में. एंड देयर आफ्टर मेड अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया. और उसके बाद फिर पूरे देश में ये सर्विस स्टार्ट हो गई. कंप्यूटर से रेल की टिकट रिजर्वेशन करना 1984 में दिल्ली में स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर पूरे देश में स्टार्ट हुआ. फॉर रिजर्वेशन वी यूज़ इंटरनेट सर्विस विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. रिजर्वेशन के लिए हम लोग इंटरनेट सर्विस यूज़ करते हैं कंप्यूटर से. आफ्टर सर्चिंग अवेलेबिलिटी ऑफ टिकट, ये ढूंढने के बाद कि टिकट अवेलेबल है या नहीं. अगर टिकट अवेलेबल है, वी मेक रिजर्वेशन बाय मेकिंग पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग. टिकट अवेलेबल है तो उसके बाद पता चल गया टिकट अवेलेबल है, तो आप पेमेंट करके सीट को अपने लिए रिजर्व कर सकते हो. पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट्स कार्ड से कर सकते हैं, या डायरेक्ट इंटरनेट बैंकिंग से, ठीक है. नेक्स्ट, फिर और एक आंसर है, ये भी कोंकण रेलवे के बारे में. राइट द की फीचर्स ऑफ कोंकण रेलवे. कोंकण रेलवे महाराष्ट्र में जो कोंकण साइड पे रेलवे ट्रैक बनाए गए, बिछाए गए. कोंकण रेलवे स्टार्टेड इन 1998. कोंकण रेलवे महाराष्ट्र में जो कोंकण एरिया, वहाँ पे रेलवे 1998 में शुरू हुआ. It stretches over the 4 states of Maharashtra, Goa, Karnataka and Kerala over a distance of 760 किलोमीटर. ये कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला तक लगाया गया और 760 किलोमीटर तक का फैला हुआ है. There are 12 tunnels on this track. The 6.5 किलोमीटर टनल एट करबुडे इज़ द लॉन्गेस्ट टनल. ये ट्रैक पे 12 टनल्स है, टनल्स क्रॉसिंग्स, ठीक है. और 6.5 किलोमीटर टनल जो करबुडे में है वो सबसे बड़ा टनल है. उसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं कोंकण रेलवे के बारे में, ठीक है. देयर आर 179 बिग एंड 1819 स्मॉल ब्रिजेस. कोंकण रेलवे में 179 बड़े ब्रिजेस है, 179 179
और 1819 स्मॉल ब्रिजेस है, 1819 on this track. Out of this, the 2065.8 meter long bridge on river शरावती नियर होनावर इज़ द बिगेस्ट. और इन सब में सबसे बड़ा ब्रिज जो है वो कौन सा है? रिवर शरावती के ऊपर जो ब्रिज बना है उसका नाम है होनावर. ठीक है, ये सब में जो सबसे बड़ा ब्रिज है वो है होनावर ब्रिज, जो रिवर शरावती पे बना है और उसकी लंबाई है 2065 2065.8 मीटर की, शून्य नहीं सॉरी दशमलव, 2065.8 की मीटर की लंबाई है ये ब्रिज की. द 64 मीटर टॉल ब्रिज, ये तो लंबाई का हुआ. अभी हाइट में सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है? 64 मीटर ऊंचा ब्रिज है रिवर पनवाल. ठीक है, 64 मीटर टॉल ब्रिज ऑन रिवर पनवाल नियर रत्नागिरी इज इंडियाज टॉलेस्ट ब्रिज. ये इंडिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है. पूरे इंडिया का, कोंकण का नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा जो ब्रिज है हाइट में वो है रिवर पनवाल पे बना हुआ 64 मीटर लंबा यानी टॉल, ऊंचा. Sensors are fitted to railway engine for avoiding accident on track that are prone to landslide. इसके अलावा पटरियों पर सेंसर लगे हैं, ट्रेन के इंजन में सेंसर लगे हैं ताकि एक्सीडेंट्स ना हो. इसके अलावा ट्रेन के इंजन्स में सेंसर लगे हैं ताकि पटरियों पे कोई हादसा ना हो या लैंडस्लाइड वगैरह, यानी ज़मीन जो खसक जाती है, पटरियाँ टूट जाती है, वो सबसे बचा जाए. Alright, so by that we have completed the chapter. I hope समझा, पूरा चैप्टर समझा ही होगा, लाइन टू लाइन मैंने एक्सप्लेन किया. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो. शेयर द वीडियो विद ऑल योर 9th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स. जितने भी तुम्हारे 9th के दोस्त हैं उनको ये वीडियो शेयर करो. चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे और भी वीडियोस देखते रहो. देखो मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं साइंस के, 9th स्टैंडर्ड के, अलजेब्रा, ज्योमेट्री. आजकल थोड़ा टाइम कम मिल रहा है तो थोड़ा मेरा वीडियो बनाने का स्पीड कम हुआ है, बट देन टू आई एम कंटिन्यूइंग. ऑलराइट, सो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो. ठीक है, थैंक यू.